हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का आज का हमारा विषय रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि चौथा चैप्टर आज हमें शुरू करना है। 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर आई थिंक नर्वस सिस्टम हमारा था, सेल वाला चैप्टर, और इसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था उसको हमने कंप्लीट किया था। आज की कक्षा से हम अगला हमारा चैप्टर जिसको हम बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स हिंदी में अगर बात किया जाए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाइलैंग्वेज ही यहाँ पे पढ़ते हैं, तो दोनों ही लैंग्वेज में आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये हमारा आज का विषय रहेगा जिसको हम अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पीछे वाले टॉपिक्स आई थिंक बड़े मज़े से आप पढ़ चुके हैं और एग्जाम्स भी चल रहे हैं कुछ बच्चों के, सो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस वहाँ से किस प्रकार से रिपीट हो रहे हैं जो आपने पढ़ा था पिछले 3 चैप्टर्स से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ने से पहले, एंडोक्राइन पढ़ने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि सिंपली जो ग्लैंड हमारी होती ना हमारी बॉडी के अंदर, यानी ग्रंथियां जो होती हैं वो होती क्या है। पहले हम ग्रंथियां जो होती हैं इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, एंडोक्राइन तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। पहले ग्लैंड, ग्रंथि जो शब्द है ना, हमारी बॉडी के अंदर किस पार्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। काफ़ी सारे ऑर्गन सुने हैं आपने, पार्ट सुने हैं, ऑर्गन सिस्टम सुना है, टिश्यू सुना है, सेल सुना है, बट ग्लैंड आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो ग्लैंड होता क्या है एक्चुअली में। सो देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल एक सिंपल सा वे के अंदर आपको बता देता हूँ मैं कि ग्लैंड एक प्रकार से जैसे सेल होती है ना, जैसे बाकी की हमारी बॉडी के अंदर सेल हैं, वैसे ही कुछ सेल का एक ग्रुप होता है। अब उन सेल जो हैं उनके अंदर क्या स्पेशल ऐसी बात है कि उन सेल के ग्रुप को हम ग्लैंड नाम दे देते हैं, वो देखिए हमारी बॉडी के अंदर सेल जो है उनका अलग अलग काम होता है। जैसे कुछ सेल का काम होता है किसी न किसी चीज़ को कैरी करना, जैसे आरबीसी होती हैं ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, लेकर के जाती हैं। कुछ सेल होती हैं जिनका काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना, जैसे एल्वियोली होती है हमारे फेफड़ों के अंदर, वो क्या करती है ऑक्सीजन CO2 का आदान प्रदान करती है ब्लड के साथ में। ठीक है, इसी प्रकार से हर प्रकार की कोशिकाओं का काम बटा हुआ है। इसी तर्ज पर कुछ कोशिकाएं हमारी बॉडी के अंदर, कुछ सेल हमारी बॉडी के अंदर इस प्रकार की होती हैं जो क्या करती हैं कि वो सेल अपने अंदर से कुछ एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित करती हैं। अपने अंदर से एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित करती हैं, एक मटेरियल को सेक्रेट करती हैं। तो जो सेल क्या करते हैं, अपने अंदर से विशेष प्रकार का एक लिक्विड या एक पदार्थ या एक मटेरियल आप बोल सकते हो सेक्रेट करती हैं, उन कोशिकाओं के ग्रुप जो होता है उसको क्या कहा जाता है, ग्लैंड कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ग्लैंड जो है ना वो क्या करेंगी, वो सेक्रेट करती हैं, यानी वहाँ से स्त्राव होता है किसी न किसी मटेरियल का, तो उनको ग्लैंड कहा जाता है। नहीं, वो कोशिकाओं का ग्रुप जिनसे किसी न किसी मटेरियल का सेक्रेट हो, स्त्रावन होता है। अभी जो स्त्रावन होता है किस किस चीज़ का हो सकता है। सो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। ये जो स्त्रावन होगा ना, ये मुख्य रूप से या तो किसी न किसी जूस का होगा, या किसी न किसी एंजाइम का, या तो किसी न किसी रस, जैसे आपने पाचक रस सुने होंगे, अग्नाशय रस सुना होगा, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस आपने सुना होगा, जठर रस, इस प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। एंजाइम्स बोल देते हैं, यू नो वेरी वेल, एंजाइम्स बहुत सारे कार्य करते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी। जूस के अंदर भी एंजाइम ही होते हैं वैसे, ठीक है। तो या तो जूस या एंजाइम बोल दो, एक बोल दो, क्योंकि जूस के अंदर भी एंजाइम्स ही होते हैं। सो जूस या एंजाइम का सेक्रेट होगा या तो, और या किस चीज़ का सेक्रेट होगा, हार्मोन्स। हार्मोन्स का नाम तो आपने सभी ने ही सुना होगा। सो या फिर होगा हार्मोन का सेक्रेशन, यानी ग्लैंड जो होती हैं वो होती हैं जिनसे या तो जूस या एंजाइम निकले या फिर हार्मोन निकले। अब इनसे जो मटेरियल सेक्रेट हो रहा है इसके आधार पे 2 टाइप की होती हैं। अगर किसी ग्लैंड से जूस या एंजाइम निकलता है तो वो जो ग्लैंड होती है उस ग्लैंड को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन यानी बाह्य स्त्रावी ग्रंथि कहा जाता है।
एंड अगर उस ग्लैंड से हार्मोन का रिलीज हो रहा है सो उसको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथि उसको कहा जाता है, जैसा कि आज का हमारा विषय है जिसको पढ़ना है। ठीक है, एक चीज इनके बारे में और याद रखिएगा कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, ये एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि क्या नलिकाएं होती हैं इनके अंदर, तो बिल्कुल नलिका युक्त होती हैं, यानी पाइप्स होते हैं इनके अंदर ताकि ये एंजाइम्स जो है वो निकल सके। जैसे कि हमारी स्किन के अंदर पसीना जो निकलता हो, पतले पतले ट्यूबल्स होते हैं ना, छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा तो बाहर निकलता है। तो इसका मतलब हमारी जो पसीने वाली ग्रंथियाँ स्वेट ग्लैंड है वो कौन सी है, एक्सोक्राइन है। आंसू निकलते हैं वो भी बाहर की तरफ निकलता है ना, तो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं वहाँ भी अंदर, सो वो भी हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। आप समझ गए होंगे आई थिंक। एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि वो ग्रंथियाँ जहाँ से जूस या एंजाइम निकले। अभी आप कहोगे सर बताओ नाम कौन कौन सी होती हैं, हमें क्या पता। स्टूडेंट्स, ये जो ग्रंथियाँ होती है ना, जैसे मेमरी ग्लैंड्स, दुग्ध उत्पादन ग्रंथियाँ होती फीमेल्स के अंदर। इसके अलावा आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, लीवर है, पैनक्रियाज है, सो बहुत सारी होती हैं। लेकिन ये विषय नहीं है आज का हमारा। यहाँ पे मैंने आपको ग्लैंड्स नहीं लिखा चैप्टर का नाम, मैंने लिखा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वो ग्रंथियाँ जिनसे हार्मोन निकलते हैं और उन हार्मोन्स को हमें आज पढ़ना है और हार्मोन की कमी या ज़्यादा से होने वाली बीमारियों के बारे में भी पढ़ना है। ये चीज़ अब आप कहोगे सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो देखिए बेटा एक चीज़ याद रखें, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है ना, ये हमारे बायोलॉजी के जो दूसरे चैप्टर्स हम करेंगे उनके अंदर बटी हुई हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम आप जब पढ़ोगे, पाचन तंत्र आप जब पढ़ोगे, तो उसके अंदर आप सैलिवरी ग्लैंड भी पढ़ोगे, स्वेट ग्लैंड, आप जो किडनी वाला चैप्टर आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम उसमें पढ़ोगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड और पैनक्रियाज और आपकी जो छोटी आंत इंटेस्टाइन वाली होती हैं, वो सारी चीज़ भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पढ़ोगे। यानी कि ये जो ग्लैंड्स होती हैं, इनके नाम हैं, इनके कार्य हैं, सब चीज़ें वो आपकी हमारे बायोलॉजी के अलग अलग चैप्टर्स के अंदर बटे हुए हैं। सो उनके अंदर इनको पढ़ेंगे। जब आपको पढ़ाता चलूँगा, आपको बताता चलूँगा बेटा देखो ये वही चीज़ है आपकी। तो चलिए आज के हमारे विषय पे आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। और जैसा कि मैंने बताया कि नलिकाएँ होती हैं इनके अंदर नलिकाएँ नहीं होती हैं। यहाँ से जो आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो ब्लड यहाँ से कैरी करता है और ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फैला देता है, यानी जहाँ पे भी चाहिए होती है वहीं पे ले जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये बेसिक था आज के हमारे चैप्टर का, हमारे विषय का। और अभी इसी के साथ मैं शुरू कर देता हूँ हमारी ग्लैंड्स जो हैं उनको पढ़ना, उनका अध्ययन करना। ठीक है, सो ग्लैंड्स जो हैं आइए शुरू करते हैं अध्ययन करना। फर्स्ट हमारी ग्लैंड जिसको हम बोलेंगे, देखिए अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास ग्लैंड्स, 10 ग्लैंड्स आपको पढ़ाऊंगा मैं, और उनसे निकलने वाले अप्रोक्सीमेटली 20 हार्मोन्स होंगे जिनका आपको अध्ययन करना है। और 10 ग्लैंड्स प्लस 20 हार्मोन से अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे जो एग्जाम में किसी भी प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट ग्लैंड हमारी जिसको हम नाम देंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये ग्लैंड्स जो होती है हमारे पास, जैसा कि आपको बता दूं कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पे होती है, डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बेफिक्र रहिएगा आप। हर एक ग्लैंड जो है ना वो आपको डायग्राम से क्लियर होगी कि कहाँ पे होती है, वो आपको पोजीशन साफ साफ डायग्राम में दिख जाएगी। ठीक है, सो आइए अध्ययन यहाँ पे कर रहा हूँ, वो आप डायग्राम से आप एस्टिमेट लगा लीजिएगा। हाइपोथैलेमस जो होती है ये ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर होती है, मस्तिष्क के अंदर ही होती है। और हाइपोथैलेमस की अगर बात किया जाए सो इसको एक नाम दिया गया है, वो क्या नाम दिया गया है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या इसी को एक और भी नाम दिया गया है सुपर मास्टर ग्लैंड। सुपर मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है, यानी मास्टर की मास्टर ग्रंथि या सुपर मास्टर ग्रंथि, हिंदी में भी यही नाम बोला जाएगा, इसको कहा जाता है। क्या मतलब है इसका, देखो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि।
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो अभी इसके बाद नंबर आएगा उसका भी, तो उसको अध्ययन करेंगे, आपको पता लग जाएगा। बट फिलहाल याद रखें कि पीयूष ग्रंथि जो है ना उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सो मास्टर ग्रंथि को भी नियंत्रित यानी कंट्रोल करती है कौन? हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड, यानी वो ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि को भी कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये पहला काम हो गया कि ये क्या करती है, पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं इसके कार्य दूसरे, ये क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए एक हार्मोन रिलीज होता है इस ग्रंथि से, इस ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं TRH। और ये जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है थायरोट्रोपिन हार्मोन। थायरोट्रोपिन हार्मोन होता है। ये करता क्या है, ये हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। कितना नियंत्रित करता है? जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो सामान्य तापमान होता है ना हमारी बॉडी का, उसको रेगुलेट करके रखता है। कितना होता है आप जानते हैं, आपने सुना भी है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बोल दो, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दो, ठीक है, या 310 केल्विन बोल दो। एक ही बात है, बस यूनिट अलग अलग हैं, बाकी मतलब वही है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर इतना होता है। सो ये ग्लैंड क्या करती है, इस हार्मोन की सहायता से अपने अंदर से रिलीज करती है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल टेम्परेचर के रूप में रेगुलेट करके रखती है। ठीक है, सो इसके बारे में इतना ही पढ़ना आपको, हाइपोथैलेमस के बारे में। अब इसके बाद एक पीनियल बॉडी ग्लैंड आएगी और उसके बाद आएगी पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी पीयूष ग्रंथि जिसका हम नाम लेंगे, और वहाँ से काफ़ी सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 7 हार्मोन्स के बारे में आपको बताऊंगा मैं, और 1 हार्मोन पिछली का। ठीक है, तो रेडी हो जाओ, इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद इसको शुरू करते हैं। चलिए इसके बाद अगली हमारी ग्लैंड फर्स्ट ग्लैंड को हमने पढ़ा, अभी सेकंड ग्लैंड को देख लेते हैं। सेकंड ग्लैंड हमारी पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड, या जिसको हम बोलेंगे पीनियल काय ग्रंथि। ठीक है, पीनियल काय ग्रंथि जिसको कहा जाएगा। सो पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल काय ग्लैंड या पीनियल बॉडी ग्लैंड। कई बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो ज़्यादातर आंसर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को लगाते हैं, बट कई बार क्या है कि वो ऑप्शन में नहीं होता है, तो इसको भी हम जवाब लगा सकते हैं। ठीक है, आइए अध्ययन करना शुरू करते हैं। पीनियल बॉडी ग्लैंड जो होती है, इसको कुछ नामों से बुलाया जाता है। इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक, या हिंदी में अगर बात किया जाए तो इसको हम जैविक घड़ी, या इसी का एक और भी नाम बोला जाता है थर्ड आई। ठीक है, तीसरी आँख भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है उसका जवाब अभी आपको मिलेगा। इससे क्या होता है, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है। फर्स्ट वन थिंग, इससे एक हार्मोन जो रिलीज होता है उसका नाम होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है इस ग्लैंड से। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन हमारे सोने व जगने जो का समय है उसको निर्धारित करता है। ठीक है, सो इसीलिए इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2 से 3 दिन या 4 दिन आप सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दो, उसके बाद जस्ट अगले दिन आप नहीं भी सोचोगे तो भी आप 5 बजे आपकी आंखें खुल जाती हैं। तो वो जो समय निर्धारित करता है ना, वो यही करता है, यानी सोने और जगने का समय निर्धारित करता है कौन, ये हार्मोन। इसीलिए इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, प्रकृति के द्वारा दी गई आपकी बॉडी के अंदर घड़ी। थर्ड आई क्यों कहते हैं, इसका संबंध होता है मेडिटेशन वगैरह से, क्योंकि मेडिटेशन का जो स्थान होता है ना वो भी यहीं पे होता है हमारे मस्तिष्क के अंदर। ये भी हमारे ब्रेन के अंदर ही होती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो थर्ड आई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मेडिटेशन पॉइंट भी यही होता है, ध्यान लगाना, सोचना, वो सारा का सारा इसी जगह पर होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए इसको थर्ड आई भी कहा जाता है। अब मेलाटोनिन हार्मोन जो है ना, इसको एक विशेष नाम दिया जाता है, इसको डार्क हार्मोन
या नाइट हार्मोन भी कहा जाता है। डार्क हार्मोन या नाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेलाटोनिन जो होता है ना, ये नाइट यानी आप एक प्रकार से मान के चलो कि अंधेरे में ज़्यादा स्त्रावित होता है। जहाँ अंधेरा होगा ना वहाँ ज़्यादा स्त्रावित होता है, और ये हार्मोन सोने और जगने का समय तो निर्धारित करता है, इसके साथ साथ ये क्या करता है, लैंगिक का मतलब है वो लक्षण, वो प्रॉपर्टीज जो मेल और फीमेल को एक दूसरे से डिफर करती हैं, उन गुणों का विकास करता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो दिव्यांग होते हैं यानी कि जो अंधे होते हैं उनके अंदर जो लैंगिक विकास औरों की तुलना में ज़्यादा होता है। नहीं, अंधे जो होते हैं उनके अंदर युवावस्था जो होती है, किशोरावस्था, वो नॉर्मल पर्सन की तुलना में ज़्यादा आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि नाइट यानी डार्क में क्या होता है, ये हार्मोन ज़्यादा स्रावित होता है, और ये हार्मोन लैंगिक क्षमताओं के विकास के लिए भी जिम्मेदार होता है, इसलिए उनके अंदर ये ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, सो वैसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, वो आपको बता देता हूँ मैं, कि आपको पूछेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से पार्टिकल ऐसे हैं जो इस ग्लैंड को हानि पहुंचाते हैं। सो याद रखें, कैल्शियम के सॉल्ट, कैल्शियम के जो सॉल्ट है हमारी बॉडी के अंदर, वो इसको लगभग 10 साल की एज होने के आसपास इसको नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। सो वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं एज कर देता हूँ एक बार। सो उसके बाद अगली हमारी ग्रंथि है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम रहेगा तीसरी ग्रंथि हमारी, और इसका नाम रहेगा हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जिसको हम बोलेंगे। अभी हम इसका अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो होती है वो यही होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसका वजन लगभग 0.5 ग्राम से 1 ग्राम के आसपास होता है। पीयूष ग्रंथि जो है, इसी को पहले मैं आपको बता चुका, क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि क्यों? क्योंकि इस ग्रंथि के पास ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिसको अपने अंदर से रिलीज करती है, और हमारी बॉडी की जो दूसरी ग्रंथियां जितनी भी, उन सब के पास भेज के सबको नियंत्रित करती है। यानी एक प्रकार से ये लगा लो कि सभी ग्रंथियां अपना जो कार्य करती है ना, वो इनसे पूछ करके करती हैं। जब तक इनके हार्मोन के द्वारा परमिशन नहीं दी जाएगी उन ग्रंथियों को, तब तक वो कार्य नहीं करती, इसलिए इनको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, सबसे छोटी होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स का अध्ययन हम करते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट वन हार्मोन जिसको हम बोलते हैं GH और STH, ये हार्मोन का एक नाम है। GH इसका मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। STH का मतलब सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, GH या STH, या हिंदी में अगर इस हार्मोन को बोलोगे तो हम बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। ये करता क्या है? इस हार्मोन का कार्य भी यही होता है, इसका कार्य भी यही होता है, वृद्धि एवं विकास। हमारी बॉडी के अंदर हमारे शरीर का विकास करना, वृद्धि करवाना। ठीक है, ये इसका कार्य होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ये हार्मोन कम स्रावित होगा, उसको बोलते हैं हाइपोसैचुरेशन। हाइपोसैचुरेशन का मतलब होता है अगर यह हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर कम रिलीज होगा तो बॉडी में क्या होगा, तो हमारी बॉडी के अंदर आप बता सकते हैं क्या होता है, ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बौनापन। हमारी बॉडी के अंदर बौनापन रह जाएगा, नहीं, बच्चे जो हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और अगर इस हार्मोन जो है इसका सैचुरेशन ज़्यादा हो गया, बोले तो हाइपर सैचुरेशन इसको बोलते हैं, हार्मोन ज़्यादा अगर स्रावित हो गया तो क्या हो जाएगा, तो गिगैंटिज्म का मतलब होता है भीम जैसा शरीर। इसको कहा जाता है हिंदी में भीमकाय शरीर, यानी आपका जो शरीर है बहुत भारी भरकम हो जाएगा, बहुत मोटे हो जाओगे। और अगर इस देखो बच्चों में तो ये हो गया, अगर इस हार्मोन का स्राव जो है वो 24 वर्ष की आयु के बाद, यानी
अडल्ट व्यक्ति के अंदर अगर ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा ना, तो एक डिजीज हो जाती है जिसको कहा जाता है एक्रोमिगैली। एक्रोमिगैली का मतलब होता है असंतुलित वृद्धि। असंतुलित वृद्धि यानी कि हो सकता है कि आपके बॉडी प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात में ना बढ़े, हाथ आपके ज़्यादा लंबे हो जाएं, कानून से भी ज़्यादा लंबे हो जाएं, पैर आपके हो सकता है कि हाथों से ज़्यादा लंबे हो जाएं। सो इस प्रकार को बोला जाता है एक्रोमिगैली। ओके, चलिए, तो ये हमारा GH या STH जिसको हमने बोला, इससे होने वाली डिजीज को हमने दोनों को पढ़ा, ये आप याद रखिएगा। ओके, चलिए, ये पहला हार्मोन था जो कि किसके द्वारा रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। अभी दूसरा हार्मोन देखते हैं जो इसी ग्लैंड के द्वारा हमारा रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं ACTH। बोले तो एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ACTH, ठीक है। अब ये जो हार्मोन है, नाम से ही दिख रहा, पहला काम तो एड्रिनो का मतलब है एक हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि, भी हिंदी में इसको यही कहा जाता है। ये जो ग्रंथि होती है ना, इस ग्रंथि को क्या करता है, ये हार्मोन कंट्रोल करता है। यानी ये ग्रंथि अपने जो भी कार्य करेगी ना, वो सारे के सारे इस हार्मोन जब रिलीज होगा यहाँ से परमिशन देने के लिए, तभी वो करेगी। तो एड्रिनल ग्रंथि को कंट्रोल करता है। और दूसरा क्या होता है, युवावस्था, या जिसको आप बोल सकते हो किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था। तो युवावस्था, किशोरावस्था, या इंग्लिश में अगर बोला जाए तो पबर्टी एज, ठीक है, यंगर एज, पबर्टी एज। इस एज में जैसे जब बड़े होते हो, सो इस एज के लिए कुछ परिवर्तन होते हैं मेल्स और फीमेल्स की बॉडी में। जैसे फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जो भी आवाज़ पतली होती है, ठीक है, या फिर मेल्स के अंदर क्या होता है, दाढ़ी और मूँछों के बाल आने लग जाते हैं, हेयर्स आने लग जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है उनकी। सो इस प्रकार के जो चेंज होते हैं ना, और भी काफ़ी सारे चेंज होते हैं, आप खुद समझदार हैं, आप जानते हैं। सो उन सभी चेंज जो होते हैं, उन चीज़ों को रेगुलेट करता, कंट्रोल करता है कौन, यही हार्मोन। तो यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है युवावस्था या किशोरावस्था के लिए आने वाले परिवर्तनों के लिए। चलिए, इसके बाद एक तीसरा हार्मोन आपको बताऊं इसी ग्लैंड से जो स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। इस हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, और लव हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। जन्म देने वाला हार्मोन या प्यार वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ये सिर्फ फीमेल्स के अंदर रिलीज होता है। कार्य यहाँ लिख देता हूँ, क्या करता है ये। सबसे पहला कार्य करता है, जो फीमेल्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके अंदर कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो उनके स्तनों से दूध का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड्स उनको कहा जाता है। तो दूध का उत्पादन करने वाली जो ग्रंथियाँ हैं ना, ये क्या करता है, उनको प्रेरित करता है, किस लिए, दूध के स्त्रावण के लिए, ठीक है, दूध के स्त्रावण के लिए प्रेरित करता है। तो दूध के उत्पादन के लिए क्या करता है, जो फीमेल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड होती है, उनको प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है दूध के उत्पादन के लिए या स्त्रावण के लिए। दूसरा कार्य क्या करता है, देखिए, प्रसव पीड़ा जब होती है, प्रसव पीड़ा का मतलब है कि डिलीवरी जब होती है, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, तो उस समय पे ये हार्मोन क्या करता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस यानी गर्भाशय जो होता है, उसकी पेशियां जो होती हैं, उसकी पेशियां जो होती हैं, उसकी मांसपेशियां जो होती हैं, मसल्स जो होती हैं, उनको संकुचन करके रखता है। यानी आवश्यकता से ज़्यादा ना फैल जाएं, इसलिए ये हार्मोन क्या करता है, उनको संकुचित करके रखता है, इसलिए कहा जाता है बर्थ हार्मोन इसको, ठीक है। और इसके अलावा माँ और बच्चे के बीच जो प्यार उत्पन्न होता है, वो इसी हार्मोन के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इस हार्मोन को लव हार्मोन, प्यार वाला हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एक तो दूध के उत्पादन या स्त्रावण के लिए ये क्या करता है, प्रेरित करता है ग्लैंड्स को। दूसरा, प्रसव पीड़ा के टाइम पे जो गर्भाशय की मांसपेशियां होती हैं, उनको संकुचित करके रखता है, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं फैल देता। और इसी हार्मोन को बर्थ हार्मोन या लव हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसी के साथ एक और हार्मोन है जो मैं इधर लिख देता हूँ 4th नंबर पे, जिसको कहा जाता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जिसको कहा जाता है, ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ना,
ये हार्मोन क्या करता है ये हार्मोन, इसको PRL भी कहा जाता है, PRL प्रोलैक्टिन, या इसका MTH ये भी इसी का नाम होता है, मेमोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, या LTH ये भी इसी का नाम होता है, ल्यूटोट्रोपिन हार्मोन, मेमोट्रोपिन हार्मोन या ल्यूटोट्रोपिन हार्मोन इसी के नाम होते हैं। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के, देखो यहाँ से क्या हुआ कि दूध का निर्माण या स्त्रावण के लिए प्रेरित किया, यानी दूध के स्त्रावण तो यहाँ से या निर्माण यहाँ से हो गया। अब कितनी मात्रा में दूध का स्त्रावण या निर्माण होना है, यानी दूध का सेक्रेशन या जो फॉर्मेशन है वो कितनी मात्रा में होना है, तो उसको ये क्या करता है, डिसाइड करता है, कंट्रोल करता है। यानी क्वांटिटी यानी मात्रा, दूध की जो मात्रा है ना हमारी बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, उस दूध की मात्रा को कंट्रोल करता है कि कितनी मात्रा में दूध का उत्पादन होना है, ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स आपके सामने 4 हार्मोन्स मैंने बताए जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिन हार्मोन्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब इसके बाद 4 हार्मोन्स अप्रोक्सीमेटली मैं आपको और बताने वाला हूं जो यही ग्लैंड क्या करती है, सेक्रेट करती है, और उनके कार्य और उनसे होने वाली डिजीज। इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद हम करते। चलिए, इसके बाद अगला हार्मोन हमारा नंबर 5 पे जो आता है उसको हम बोलेंगे ADH, ठीक है, ADH। फिर इसके बाद में 6 नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा TSH। एक हमारा जो 7 नंबर पे हम पढ़ेंगे आज की कक्षा के अंदर, तो वो हमारा होगा FSH। एंड लास्ट वन जिसको हम पढ़ेंगे LH। 4 हार्मोन्स हैं, ये भी चारों हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं, ठीक है। सो आइए ध्यान करते हैं, ADH क्या कौन सा हार्मोन होता है। एक बात यहाँ लिख देता हूँ, इसी का नाम वैसोप्रेसिन भी होता है, वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसका नाम होता है एंटी हार्मोन या वैसोप्रेसिन इसी को कहा जाता है। ये हार्मोन का कार्य क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो जल संतुलन है, यानी वाटर बैलेंस, जल संतुलन जो हमारी बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करके रखता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर कितना पानी होना चाहिए वो सबको मेंटेन करके रखता है। आवश्यकता से ज़्यादा होगा तो बॉडी से बाहर निकाल देगा किसी न किसी सिस्टम के थ्रू, और कम होगा तो प्यास के कारण आपको अंदर लेना पड़ेगा। सो वाटर बैलेंस करके रखता है। एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जैसे कई बार चाय या कॉफ़ी या विस्की, शराब जो है, उन सबको ज़्यादा अगर हम पी लेते हैं ना तो ये हार्मोन कम रिलीज होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, ये हार्मोन कम रिलीज होगा तो वाटर बैलेंस जो हमारी बॉडी का जल संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए आप देखोगे कि बार बार आपको टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा अगर आप वो ज़्यादा पीते हो। ये आप खुद ने ऑब्जर्व किया होगा, जो अल्कोहल वगैरह पीते हैं, जो शराब वगैरह पीते हैं, जो भी कोई आपका व्यक्ति, सो उसने देखा होगा कि पीने के बाद है ना, विस्की पीने के बाद कई बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। सो क्यों होता है, क्योंकि ये हार्मोन कम रिलीज होता है और वाटर बैलेंस बिगड़ जाता है, इसलिए आपका बार बार जो जल का विसर्जन होता है आपकी बॉडी से, ठीक है। एक ये अगर इसकी कमी हो जाए तो आजकल आर्टिफिशियल ADH भी आता है। सो उसका नाम आपको बता देता हूँ, उसका नाम होता है पिट्रेसिन, ठीक है। आर्टिफिशियल ADH होता है जिसका नाम होता है पिट्रेसिन। अब ये जो अगला हार्मोन रिलीज होता है इसी ग्लैंड से, तो उसका नाम होता है थायराइड स्टीमुलेटिंग हार्मोन, या बोले तो आउटू प्रेरक हार्मोन। ये देखो नाम से दिख रहा है, थायराइड ग्लैंड जो होती है ना हमारी, आउटू ग्रंथि जो होती है उसको रेगुलेट करता है। तो ये क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकलेंगे उन सभी हार्मोन्स को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक प्रकार से लगा लो फोलाइकल ग्लैंड पे ही कंट्रोल होता है। FSH जो होता है ये कौन सा हार्मोन है, इसको बोलते हैं फोलाइकल स्टीमुलेटिंग हार्मोन, या बोले तो पुट्टिका प्रेरक हार्मोन इसको कहा जाता है। ये हार्मोन क्या करता है, देखिए मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर, दोनों के अंदर 2 अलग अलग कार्य करता है। अब वो क्या करता बता देता हूँ आपको। मेल्स के अंदर क्या करता है, एक तो हार्मोन होता है जो मेल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन नाम आपने सुना होगा। ये
आपका मेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो मेल के जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं सारी इसी के कारण होती हैं डेवलप। सो एक तो ये, और दूसरा स्पर्म, शुक्राणु जो होते हैं, ठीक है, शुक्राणु, ये शुक्राणु, तो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन इन दोनों के निर्माण को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता, प्रेरित करता है। दोनों का निर्माण होने के लिए ये हार्मोन जरूरी होता है, दोनों का निर्माण यही करवाता है। और फीमेल्स के अंदर भी जो फीमेल्स के लिए जो आपका हार्मोन होता है जिसको हम बोले तो एस्ट्रोजन, जो फीमेल्स के अंदर हार्मोन होता है सबसे ज़्यादा, उनके लिए मेन भी होता है एस्ट्रोजन, या जो एग होता है, ठीक है, अंडाणु, जो फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक होता है अंडाणु। सो इन दोनों के निर्माण के लिए फीमेल्स के अंदर यही हार्मोन होता है, यही प्रेरित करता है इनका निर्माण को। LH जो होता है एक हार्मोन, जिसको हम बोलेंगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, हिंदी में भी इसको यही कहा जाएगा। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये भी मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर दो अलग अलग कार्य करता है। देखिए मेल्स के अंदर ये क्या करेगा, जो नर होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके अंदर यहाँ टेस्टोस्टेरोन का निर्माण तो इसने करवाया, लेकिन ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना हमारी बॉडी के अंदर, इसका सैक्रेशन, भाई निर्माण होने से काम थोड़ी चलेगा, सैक्रेशन जब स्रावित होगा बॉडी के अंदर जाएगा तभी तो उसका कुछ फायदा होगा। तो सैक्रेशन करने के लिए यही काम करता है। ऐसे फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, उस हार्मोन के सैक्रेशन को क्या करता है, यही स्टिमुलेट करता है, नहीं सैक्रेशन करवाता है, उसका स्त्रावण करवाता है। चलिए तो स्टूडेंट्स, ये आपकी तीसरी ग्लैंड, जो तीसरी ग्रंथि हमारी टोटल 10 ग्रंथियों में से कंप्लीट हुई, और 8 हार्मोन मैंने आपको इसके अंदर बताए। आज हमने 10 हार्मोन के बारे में अध्ययन किया। अब बाकी के 7 ग्रंथियां जो हैं उनको हम पढ़ेंगे, और अप्रोक्सीमेटली 10-12 के आसपास हार्मोन उनके अंदर ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इनको करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर।